नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है विदेश से लौटे बेटे ने जब बूढ़े माता पिता को रोते बिलखते देखा तो उसने किया कुछ ऐसा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। संजय, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझसे अब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं होती। जिस दिन से आई हूँ उनकी सेवा में लगी हुई हूँ, पूरे घर का काम भी करती हूँ और एक तुम हो, तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। देवर जी तो वहाँ विदेश में आराम से रह रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ, क्या वो कुछ दिन के लिए अपने पास नहीं रख सकते माँ बाप को? या इन्हें रखने का ठेका सिर्फ हमने ही लिया हुआ है? रोज की तरह आज भी संजय की पत्नी उससे गुस्से में वही बातें दोहरा रही थी और अपनी पत्नी की बातें सुनकर संजय अपने छोटे भाई अजय के पास फोन करता है, जो कि पढ़ाई खत्म कर विदेश में ही नौकरी करने लगा था। संजय बोलता है, अरे भाई, तू सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर खुद विदेश में जाकर आराम से रह रहा है। यहाँ माँ बाबूजी के चक्कर में मैं अपने परिवार का ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ और रोज इनकी दवाई पर पैसे भी खर्चा करता हूँ। अच्छा यह बताओ, तुम इंडिया वापस कब आ रहे हो? कितना समय हो गया है तुम्हें यहाँ इंडिया आए? माँ बाबूजी तुम्हें हर रोज याद करते हैं। कम से कम बाबूजी के रिटायरमेंट पर कुछ दिनों के लिए आ जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। अजय ने कहा, भैया अगर ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी तो जरूर आ जाऊंगा। अच्छा यह बताइए, भाभी कैसी हैं? भाई, तुम तो विदेश में आराम से रहकर पैसे कमा रहे हो। तुम्हारी भाभी रोज मुझसे झगड़ा करती हैं कि मैं कब तक इनकी सेवा करती रहूं। भाई, कुछ तो मेरे बारे में सोचो, इसीलिए कह रहा हूं भाई, कुछ दिन के लिए आ जा और तू माँ बाबूजी को संभाल ले, जिससे मैं कुछ दिन के लिए अपना परिवार संभाल सकूं। अजय बोला, भैया ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के पास आना नहीं चाहता। मुझे भी आप लोगों की और माँ बाबूजी की बहुत याद आती है। उनसे मिलने का बहुत मन करता है, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी। आखिर किसके लिए कमा रहा हूं? आप सबके लिए। लेकिन फिर भी भैया मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ सकूं। इतना कहकर अजय ने फोन रख दिया। इधर संजय ने फोन रखा। उधर संजय की पत्नी इंदु बोली, अरे क्या खुसर बुसर कर रहे थे दोनों भाई? कब आ रहे हैं देवर जी? माँ बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए 2 साल से विदेश में मजे कर रहे हैं और यहाँ हमारी कमर टूट गई माँ बाप को संभालते संभालते। लेकिन देवर जी ने जो इतना पैसा कमाया है, आखिर हमें ही तो ला कर देंगे। अजी, आपको क्या लगता है किसे देंगे वो इतना सारा पैसा? अपने बड़े भाई को या अपने माँ बाप को? संजय बोला, वह क्या इतना बेवकूफ है जो अकेले रहकर दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है? वह सब कुछ लाकर तुम्हारे हाथ में रख देगा। अरे कौन अपनी कमाई का 1 रुपया भी किसी और को देता है? आगे जाकर उसको भी तो अपनी गृहस्थी बसानी है। लेकिन इस बार आएगा तो मैं साफ साफ कह दूंगा, भाई माँ बाबूजी अगर हमारे साथ रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे। उनके खाने पीने और दवाइयों का खर्चा तुम्हें भी उठाना होगा। मैं कोई अनाथ आश्रम खोल कर थोड़ी बैठा हूँ, मुझे भी अपने बाल बच्चे और अपना परिवार चलाना है। अकेला मैं कितने लोगों का बोझ अपने कंधों पर उठाऊंगा? संजय अपनी पत्नी इंदु से कहता है, तुम बस एक काम करना, जब तक अजय रहे माँ बाबूजी की अच्छे से देख रेख करना। उन्हें समय पर खाना पीना, दवाइयाँ और फल फ्रूट खिलाती रहना, ताकि उसे ऐसा लगे कि हम माँ बाबूजी की कितने अच्छे से
के देख रेख करते हैं। वैसे भी कुछ दिनों में बाबूजी रिटायर होने वाले हैं और उन्हें भी काफी पैसे मिलेंगे और अब कितने दिन हम इस टूटे फूटे घर में रहेंगे। कैसे भी ना कैसे करके बाबूजी से भी पैसा निकलवाना होगा जिससे हम इस गांव से निकलकर शहर में एक छोटा सा घर लेंगे। कितने सालों से आखिर मैं माँ बाबूजी को संभाल रहा हूँ, कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए। कुछ दिनों तक संजय और उसकी पत्नी इंदु पैसों के लालच में माँ बाबूजी की अच्छे से सेवा करते रहे। एक दिन संजय ने गोविंद जी से कहा, बाबूजी इस महीने की 31 तारीख को आपका रिटायरमेंट है। मैं अजय से बात की है, हो सकता है कि वह आपके रिटायरमेंट पर यहाँ पर आए। यह सुनकर गोविंद जी और शांता जी बहुत खुश हो गईं और बोली, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने छोटे भाई को भी बुला लिया। ईश्वर करे तुम दोनों भाइयों में यह प्यार हमेशा बना रहे। देखिए जी हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतने अच्छे बेटे दिए हैं भगवान ने, जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। संजय बोला, वह सब ठीक है माँ, यह तो मेरा फर्ज है, पर यह सोचिए अजय अमेरिका जैसे शहर में रहता है और हमारा 2 कमरे का छोटा सा घर है। इतने छोटे से और टूटे फूटे घर में वह कहाँ रहेगा। वह इतना दूर पैसे कमाने हमारी खुशियों के लिए गया तो हमें भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए। गोविंद जी बोले, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संजय बोला, माँ बाबूजी आपकी रिटायरमेंट के जो पैसे लगभग मिलने ही वाले हैं और थोड़ी मदद अजय कर दे तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर ले लेते हैं। तो कल को जब अजय की शादी होगी और उसका भी परिवार बढ़ेगा तो हम सब मिलकर के इकट्ठा रहेंगे। शांता जी अपने बेटे के मुंह से परिवार जोड़ने की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने पति गोविंद जी से बोली, देखिए जी संजय कह तो ठीक ही रहा है, आप अपने बैंक वालों से बात करके देखिए, अगर कुछ पैसे पहले ही मिल जाएं तो सच में अजय भी कितना खुश हो जाएगा। गोविंद जी बोले, शांता रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिलते और वैसे भी जमीन लेकर घर बनाने में सालों बीत जाते हैं और यहाँ तो 10 दिनों के बाद ही अजय आ रहा है, यह सब इतनी जल्दी कैसे होगा। संजय बोला, बाबूजी आप इन सारी बातों की चिंता मत कीजिए, यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। और कौन कहता है जमीन लेकर ही घर बनाना है, आजकल तो बने बने फ्लैट रेडीमेड मिलते हैं, आप बस पैसे का इंतजाम कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरी इतनी कमाई नहीं है, कितना भी कमाता हूँ घर खर्चे में सब कुछ चला जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही पैसा लगा पाऊंगा। शांता जी बोली, आप ज्यादा मत सोचिए, हमारे बच्चे अच्छा ही करेंगे। गोविंद जी की पत्नी और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने बैंक में एप्लीकेशन दी। गोविंद जी बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय थे, इसीलिए बैंक के मैनेजर ने पैसों का इंतजाम कर दिया। इधर संजय ने एक पल भी देर करना ठीक न समझा, उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माँ बाबूजी के सामने आज्ञाकारी पुत्र होने का नाटक कर रहा था। एक दिन वह अपने माँ बाबूजी को लेकर घर दिखाने ले गया। घर देखकर गोविंद जी और शांता जी की आंखें चुंधिया गई। उन्होंने सोचा चलो जीवन भर इस छोटे से घर में रहे थे, इतने संघर्ष करने के बाद अब आराम से रहेंगे। इंदु संजय से बोली, क्या घर आप माँ बाबूजी के नाम पर लेंगे? संजय बोला, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है जो यह घर मैं माँ बाबूजी के नाम पर लूंगा। अरे
अरे यह घर तो मैंने तुम्हारे नाम पर लिया है। यह सुनकर इंदु खुशी से उछलने लगी। जल्दबाजी में पुराने घर को बेचने के लिए संजय ने गोविंद जी से कोरे कागज पर ही साइन करवा लिए थे, यह कहकर कि नया घर हम आप लोगों के नाम पर लेंगे। औने पौने दाम में संजय ने पुराने घर को बेच दिया और नया घर उसने अपनी पत्नी के नाम पर लिया था। जिस बात की खबर उसने अपने माँ बाबूजी को नहीं होने दी थी, वह दोनों तो यही सोचकर खुश थे कि चलो अब पूरा परिवार एक संग बहुत ही अच्छे से रहेगा। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। गोविंद जी के रिटायरमेंट का समय भी आ गया था। इधर उनका दूसरा बेटा अजय भी विदेश से वापस आ गया। अमेरिका से अपनी भाभी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भतीजे के लिए बहुत सारा सामान सूटकेस भर कर लेकर आया था। अजय ने आते ही पूछा, भैया आपने पुराना वाला मकान क्यों बेच दिया? उस घर में हमारे बचपन की यादें थी, कितनी मस्ती किया करते थे बचपन में हम दोनों वहां पर, और आपने नया घर ले लिया, मुझे बताया भी नहीं। इतने में इंदु बोली, देवर जी यह घर हमने आपके लिए ही तो लिया है, क्योंकि बहुत दिन आप अकेले रह लिए। अब तो हमारी देवरानी लाने का समय आ गया है। अब हम सब इकट्ठे एक ही साथ इस घर में रहेंगे। और देखिए ना, घर में कितने कम बचे हुए हैं। जल्दबाजी में आप आ रहे थे तो हमने घर में शिफ्टिंग कर ली और पैसे भी खत्म हो गए थे। अभी तो सब कमरों में एसी लगवाना बाकी है और आपके भतीजे के कमरे में तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। बेचारा जमीन पर ही गद्दा लगाकर सोता है। सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी उसका कमरा कंप्लीट कर दे। बेचारे को पढ़ने में बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन अभी तो पूरा पैसा घर में लग चुका है। अभी तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं उनकी कमाई से कब तक हम अपने घर को पूरी तरह तैयार कर पाएंगे। अजय बोला, भाभी एक साथ घर में इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत का सामान ले लेते, बाकी सब कुछ बाद में आ जाता। तभी शांता जी बोली, अरे बेटा नहीं, तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे इस घर में लगा दिए और पुराना वाला घर बेचकर वह पैसा भी इसमें लगा दिया। हाँ, तुम्हारे बड़े भाई ने भी थोड़ा बहुत पैसा अपने पास से इस घर में लगाया है। शांता जी के मुंह से यह सब कुछ सुनकर इंदु को अच्छा नहीं लगा और मुंह टेढ़ा करती हुई वह अपने कमरे में चली गई। 2 दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता के साथ उनकी रिटायर की पार्टी में गए। वहां पर हर कोई तारीफ कर रहा था कि अब गोविंद जी को क्या परेशानी है। एक बेटा विदेश में खूब पैसे छाप रहा है और दूसरा बेटा कमाकर यहाँ घर ले रहा है। गोविंद जी के दोनों हाथ में बस लड्डू ही लड्डू है। बस आराम से अब राम नाम का नाम लेकर अपना बुढ़ापा काटते रहेंगे। गोविंद जी यह सारी बातें सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उनकी छाती चौड़ी हो रही थी। सब लोगों के मुंह से अपने बच्चों की तारीफ सुनकर कुछ दिनों के बाद अजय बोला, बाबूजी आप मेरे संग चलकर विदेश में क्यों नहीं रहते? भैया तो यहाँ सेट हो चुके हैं, मैं तो वहाँ अकेला ही रहता हूँ। मुझे भी आप दोनों की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। इतने में इंदु बोली, अरे देवर जी आप तो काम के चक्कर में दिन भर घर से बाहर रहोगे, फिर पीछे से माँ बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? और अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है जो पीछे से माँ बाबूजी का ख्याल रख सके। वैसे भी विदेश की भाषा इन लोगों को आएगी नहीं तो किस तरह बातें करेंगे? कम से कम यहाँ 2 लोगों से मिलजुल कर अपना मन तो हल्का कर लेते हैं। शांता जी बोली, बेटा बहू सही कह रही है, एक बार तुम शादी कर लो, बहू आ जाए फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जब तक यहाँ की
जिम्मेदारी निभा लेते हैं। संजय धीरे से इंदु के पास जाकर बोला, अरे अच्छा भला बला टल रही थी, फिर तुमने क्यों नहीं जाने दिया? इंदु बोली, अरे मेरे भोले पतिदेव, क्यों भूल रहे हो? बाबूजी के रिटायरमेंट का पैसा अभी पूरा नहीं आया है, फिर उन्हें हर महीने पेंशन भी तो मिलेगी, और फ्री में घर का काम करने के लिए नौकर कहाँ से लाऊंगी? इससे बढ़िया नौकर मुझे कहीं मिल नहीं सकते। आप तो बस चुप रहिए और कमाल देखते जाइए अपनी पत्नी का। तभी अजय ने शांता जी से कहा, माँ बाबूजी आपकी जो भी मर्जी हो आप वही कीजिए, फिर भी आप लोगों को किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तभी इंदु बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई का भी जरिया नहीं रहा, और इस बुढ़ापे में हजारों तो बीमारियां लगी रहती हैं। आप तो जानते ही हो, एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ तो कितना लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं, ऊपर से आपके भाई की कमाई भी इतनी नहीं है, फिर हमारे भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके खर्चे हैं। आजकल जरा जरा सी बात में कितने खर्चे हो जाते हैं, और माँ बाबूजी की वजह से कोई ना कोई घर में रिश्तेदार लगा ही रहता है। आप नहीं समझोगे देवर जी। अजय कहीं ना कहीं अपनी भाभी के इशारों को समझ गया था। उसने तुरंत एक चेक पर 1 लाख भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, वैसे तो पापा को भी हर महीने पेंशन का पैसा मिलेगा, तो इससे ज्यादा खर्चा तो नहीं होना चाहिए। और हाँ, मेरे भतीजे के रूम को पूरा करवा दीजिएगा, जिससे उसे पढ़ने में तकलीफ ना हो। उसके चाचू की तरफ से अजय सबको टाटा बाय बाय कहकर चला गया। अजय को जाता देख शांता जी और गोविंद जी की आंखें नम हो गई। अजय के जाने के बाद सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। इंदु अपनी सासू माँ से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवा लेती थी, और गोविंद जी से घर के छोटे मोटे और बाहर के सारे काम करवा लिया करती थी। संजय गोविंद जी को पूरा समय दे रहा था, उन्हें बार बार बैंक ले जाना, क्योंकि अभी रिटायरमेंट का पैसा अकाउंट में आना बाकी था। संजय ने गोविंद जी से कहा, बाबूजी आपको बार बार बैंक न आना पड़े, इसलिए मैं अपना और आपका अकाउंट जॉइंट करवा लेता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं खुद ही देख लूंगा। गोविंद जी ठहरे सीधे सादे व्यक्ति, उन्हें अपने बेटे की चालाकी कहाँ समझ में आ रही थी। उन्होंने भी अपने बेटे की हाँ में हाँ कर दी। फिर क्या था, संजय उनके अकाउंट से धीरे धीरे सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा। एक दिन इंदु शांता जी से बोली, मम्मी जी पापा जी पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? शांता जी बोली, हाँ बेटा, वह बैंक की तरफ किसी काम से गए थे तो ले आए। इंदु बोली, मम्मी जी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, और इस बार हाथ थोड़ा तंग है, तो घर का राशन सब्जी दूध पापा जी को लाने को कह दीजिए, क्योंकि इनके पास एक तो वक्त नहीं है, दूसरे पैसों की बहुत तंगी है। इतना कहकर इंदु वहां से चली गई। दूसरे दिन सुबह शांता जी ने गोविंद जी को सारी बात बताई तो गोविंद जी इंदु से बोले, बहू हर महीने अजय भी विदेश से पैसे भेजता है, तो फिर इतनी परेशानी और दिक्कत क्यों हो रही है? बहू मुझे पेंशन का इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं ज्यादा खर्चा कर सकूं घर में। मेरी और तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी तो रहती हैं, यह सारी दवाई का खर्चा मैं अपनी पेंशन से ही करता हूँ।
इतने में इंदु गुस्से से बोली, बाबूजी आपको समझ में आ रहा है घर तैयार करवाने में कितने पैसे खर्च हो गए और आप क्या चाहते हैं देवर जी जो पैसे भेजते हैं उनका हिसाब किताब हम आपको दें। अगर ऐसा ही है तो हमने अब तक जो आप पर और माँ पर खर्च किया है उन सब का हिसाब हमने कभी मांगा है आपसे। जरा सा घर का सामान लाने को क्या कह दिया, आपके तो तेवर ही बदल गए। जितना कहा गया है आपसे उतना ही कीजिए। एक दिन गोविंद जी बाजार से दूध लेकर घर आए तो पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। शांता जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ समझेगी नहीं, आप अपने बेटे संजय से क्यों नहीं कहते, अब इस बुढ़ापे में आपसे यह सारे काम नहीं होंगे। अपनी हालत तो देखो, इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ करना सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। इतनी देर में वहाँ पर इंदु आ गई और बोली, बाबूजी ले आए दूध। हे भगवान, बस एक ही पैकेट लेकर आए हैं, एक पैकेट से क्या होगा। अब आप लोगों के लिए चाय बनाऊंगी या अपने बेटे को दूध दूंगी। और हाँ मम्मी जी, आज काम वाली नहीं आने वाली तो बर्तन और झाड़ू पोछा आपको ही करना है। और हाँ, लास्ट में बाथरूम भी साफ कर दीजिएगा, मैं अकेली कितना काम करूंगी। कल मेरी किटी पार्टी है तो मैं उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। इंदु का रवैया दिन पर दिन अपने सास ससुर के लिए बिगड़ा ही जा रहा था। पहले तो वह प्यार से काम कराया करती थी, लेकिन अब तो इंदु का रोज का ही नाटक हो गया था और पैसा बचाने के चक्कर में उसने काम वाली को भी निकाल दिया था। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और गोविंद जी और शांता जी की हालत बद से बदतर होने लगी। बेटे को भी अपने माँ बाबूजी से कोई मतलब नहीं था और बहू के अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। गोविंद जी दिन के दिन और बीमार होते जा रहे थे। उनकी हालत को देखते हुए शांता जी बोली, इससे अच्छा तो हम अजय के पास चले जाते हैं। गोविंद जी बोले, कोई फायदा नहीं है शांता, आजकल अजय भी कहाँ फोन करता है। शांता जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी एक दो दिन पहले ही बात की है। मैं संजय को अजय से बात करते हुए देखा था, शायद अजय हमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन संजय ने उनसे झूठ बोला कि माँ बाबूजी 2-3 दिन के लिए वृंदावन घूमने के लिए गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, इंदु ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पता नहीं बहू बेटे हमारे संग और कितनी ज्यादती करेंगे। दरवाजे पर कान लगाए हुए इंदु सब कुछ सुन रही थी। इंदु ने सारी बात संजय को बताई। फिर संजय ने कहा, अब क्या होगा अगर अजय को सारी बात पता चल गई तो वह हमें पैसे देना बंद कर देगा और हो सकता है वह माँ बाबूजी को भी अपने पास बुला ले। और अगर उसे पता चल गया कि हमने वह बाबूजी के संग इतना गलत किया है तो वह हमें भी नहीं छोड़ेगा। इंदु ने कहा, अगर आप मेरे प्लान पर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं जैसा करती हूँ वैसा ही करिए और देवर जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। संजय बोला, ऐसा क्या करने वाली हो तुम, तुम्हारे खुरापाती दिमाग में कौन सा आइडिया चल रहा है। इंदु ने संजय के कान में अपनी योजना बताई। संजय इंदु की योजना सुनकर खुशी से नाचने लगा। बोला, इंदु तुमने तो ऐसी योजना बनाई है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो ठीक है, कल से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। संजय ने तुरंत अजय को फोन मिलाया और बोला, अजय माँ बाबूजी दोनों अमरनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं। इसमें लाखों का खर्चा आएगा, लेकिन अब माँ बाबूजी की इच्छा है तो भेजना भी जरूरी है। कुछ पैसों का इंतजाम तुम कर दो और कुछ पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। वैसे तो तुम जानते ही हो
कि मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन मेरे बेटे की पढ़ाई और घर के खर्चे भी हैं। अजय बोला, भैया आप चिंता मत करिए, एक बार आप मेरी माँ पापा से बात करा दीजिए, मैं उनके जाने का पूरा इंतजाम कर देता हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, माँ बाबूजी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। संजय बोला, भाई मैं जानता हूँ तुम ऐसे ही कहोगे, इसीलिए मैंने माँ बाबूजी को इंदु के संग शॉपिंग करने के लिए भेज दिया है। तुम तो जानते हो रास्ते में कितनी ठंड पड़ रही होगी, थोड़े से गर्म कपड़े लेने के लिए मैंने उन दोनों को इंदु के संग भेज दिया है, कल सुबह ही उनको निकलना है। अजय बोला, ठीक है भैया, अगर माँ बाबूजी खुश हैं तो वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं उनसे बात किए हुए, उनकी बहुत याद आ रही है। संजय बोला, भाई तू बिल्कुल भी चिंता मत कर माँ बाबूजी की, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। माँ बाबूजी एकदम ठीक है और अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अजय ने संजय के अकाउंट में माँ बाबूजी के चारों धाम यात्रा के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। इंदु का प्लान एकदम काम कर चुका था, अब तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब दोनों के दिमाग में यह चल रहा था कि कैसे इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन संजय बोला, बाबूजी अजय का फोन आया था, उसने आपको अपने पास अमेरिका बुलाया है, मैं सोचता हूँ आप लोगों की टिकट करवा दूँ, आप क्या कहते हो? आप दोनों क्या वहाँ जाना चाहते हो? गोविंद जी बोले, हाँ हाँ बेटा सही है, बेटा तुम्हें भी अपने परिवार के संग वक्त बिताने का समय मिल जाएगा। संजय इंदु की तरफ देखता है और मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल ही आप दोनों की टिकट है अमेरिका जाने की। अगले दिन दोनों ने जाने की तैयारी कर ली। इंदु शांता जी से बोली, मम्मी जी वहाँ पर सोना चांदी पहन कर जाना अलाउड नहीं है, तो आप ऐसा करिए अपने गहने जेवर लॉकर में रख जाइए। शांता जी ठहरी सीधी सादी सी, उन्हें पता क्या था कि उनकी चालाक बहू की खोपड़ी में क्या खुराफात चल रहा है। उन्होंने चुपचाप सारे जेवर खोलकर संजय को देते हुए कहा, लॉकर में रख देना। संजय उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। स्टेशन खचाखच भीड़ से भरा हुआ था, ठंड का समय था, फड़फड़ाती हुई बर्फीली हवाएं चल रही थी। ठंड से कपकपाती आई हुई शांता जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा यहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है? संजय ने कहा, माँ बाबूजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग यहाँ पर बैठिए, मैं टैक्सी करके आता हूँ। करीब स्टेशन से एयरपोर्ट जाने में 1 घंटा लगता है। इतना कहकर संजय वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब आधे घंटे बाद गोविंद जी बोले, शांता टैक्सी लाने में कितना समय लग रहा है? शांता जी बोली, हम हैं छोटे से गांव में रहने वाले लोग, हमें कहाँ समझ आती हैं बड़े बड़े शहरों की बातें। अरे आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। इंतजार करते करते 3 घंटे बीत गए, लेकिन संजय अभी तक टैक्सी लेकर नहीं आया। गोविंद जी बोले, शांता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारा बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो कहीं इस भीड़ में गुम हो गया होगा, फिर उसे इतनी देर कैसे हो गई? शांता जी आंखें फाड़ फाड़ कर रोड के चारों तरफ देख रही थी। शांता जी बोली, कहीं बेटा किसी मुसीबत पर तो नहीं फंस गया? इतने बड़े शहर में ना जाने कहाँ चला गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, पर इस अनजान नगरी में कौन किसी को जानता है। थक हार कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गोविंद जी की जेब में कुछ पैसे रखे हुए थे, उन्होंने अपने लिए और शांता जी के लिए चाय बिस्किट लिए। चाय बिस्किट खाकर दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर थक हार कर सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आने जाने वाले उन्हें भिखारी समझकर उनके आगे
आगे सिक्के डाल रहे थे। यह देखकर गोविंद जी का दिल भर आया। गोविंद जी शांता जी से कहने लगे, शांता देखो कैसे दिन आ गए हैं हमारे। दो दो बेटे के होते हुए लोग हमें भिखारी समझ रहे हैं। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक बैंक में काम करने वाला इज्जतदार व्यक्ति लोगों की भीख का मोहताज हो गया। शांता अब तो रात से सुबह हो गई, अब नहीं आएगा हमारा बेटा हमें लेने के लिए। उसने हमें धोखा दिया है। वह जानता था कि हम कभी भी कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए धोखे से हमें यहाँ छोड़कर चला गया। बेटा और बहू हमसे छुटकारा पाना चाहते थे, यह सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। गोविंद जी ने खुद को संभालते हुए शांता जी का हाथ पकड़ा और स्टेशन के पास में ही एक आश्रम में उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। उनके पास अभी कुछ पैसे थे जिसे उन्होंने खाने पीने का सामान खरीदा। बुढ़ापे की वजह से काम करने में भी लाचार थे और इस दिल्ली जैसे शहर में कौन उन्हें काम देता, और पैसे जो जेब में थे वह कब तक चलने वाले थे। पेट पालने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। सब तरह से थक हार कर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया। बैंक में काम करने वाला व्यक्ति आज दो लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। इधर संजय और इंदु मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उधर अजय ने फोन करके संजय से अपने माँ बाबूजी के बारे में पूछा तो उसने कहा माँ बाबूजी को अमरनाथ की यात्रा पर भेज दिया है, उन्हें 2 महीने लगेंगे लौटने में। समय बीतने लगा। अजय ने शादी करने का फैसला किया और उसने सोचा कि अब तो 2 महीने बीत चुके हैं, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे। उसने जल्दी से अपने गांव जाने के लिए टिकट कर ली। उसने दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट ली और वहां से वह स्टेशन से अपने घर जाने वाला था। जब वह दिल्ली स्टेशन पहुंचा तभी वहां एक कोने में बैठे हुए गोविंद जी लोगों को बुलाकर आवाज लगा रहे थे, जूते पॉलिश करा लो, जूते पॉलिश करा लो। वह आवाज भीड़ को चीरते हुए उसके कानों में पड़ी। अजय को यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर से वह अपना बैग उठाकर स्टेशन की ओर चलने लगा। जैसे ही अंदर घुस रहा था फिर से उसके कानों में वही आवाज आई। उसने फिर से लोगों की भीड़ को हटाते हुए उस आवाज के पास पहुंचा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सर उठाकर जीते हुए देखा था, वही पिता आज नजरें झुकाए लोगों के पैरों के जूते साफ कर रहा था। बगल में बैठी हुई उसकी माँ लोगों के फटे पुराने कपड़े सिल रही थी। अजय जैसे ही वहां गया गोविंद जी बोले, हाँ हाँ बाबूजी आप अपने जूते यहाँ रख दीजिए, मैं एकदम चमका दूंगा। अजय ने रोते हुए गले से आवाज लगाई। बाबूजी इतना सुनते ही गोविंद जी ने आंखें उठाकर देखा अपने बेटे को। देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल तड़प तड़प कर रो रहा था। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे पर कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस अजय को अपने गले से लगाए रोते जा रहे थे। उसने माँ बाबूजी दोनों को कसकर अपने गले से लगा लिया। अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ आप दोनों की यह हालत कैसे हो गई और आप दोनों दिल्ली में क्या कर रहे हो? आप तो कभी उस गांव से बाहर निकले भी नहीं थे, फिर यहाँ पर कैसे आ गए? अजय की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अपने माँ बाबूजी को ऐसी हालत में देखकर अपने आप को ही कोस रहा था। शांता जी की तो जान में जैसे जान ही आ
भाग गई हो। अपने बेटे को देखकर उसे ऐसे लड़ रही थी जैसे बरसों के बिछड़े आज ही मिले हो। अजय अपने माँ बाबूजी को वहाँ से उठाकर एक ढाबे पर ले गया। अच्छे से उनके हाथ मुंह धुलाकर पहले उन्हें खाना खिलाया। फिर अजय ने अपनी माँ से उनकी इस हालत का राज पूछा। शांता जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोती ही जा रही थी। रोते रोते उन्होंने सारी घटना अजय को बताई। ढाबे में बैठे सारे लोग शांता जी और गोविंद जी की कहानी सुनने लगे। सब कह रहे थे, ईश्वर कैसे बच्चे हैं। देखो, एक बेटा अपने माँ बाप को स्टेशन पर छोड़कर ही भाग गया। क्या जमाना आ गया है। अब तो माँ बाप अपने घर में भी सेफ नहीं है। अजय ने उनके आंसू पोंछे। फिर उन दोनों को लेकर टैक्सी में बिठाकर अपने गांव के लिए निकल गया। घर के दरवाजे पर जाकर अजय ने दस्तक दी। माता पिता को उसने टैक्सी में ही बिठाकर रखा। अजय को देखते ही इंदु के होश उड़ गए। इंदु बोली, अरे देवर जी, आप अचानक, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हो। लेकिन अभी माँ बाबूजी तो अमरनाथ की यात्रा से नहीं आए हैं। अजय ने कहा, तो क्या हुआ भाभी, घर तो उनका है, तो क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता। इंदु बोली, हाँ हाँ, यह आपका ही तो घर है। और बताइए, इस बार अपने भैया भाभी के लिए क्या उपहार लेकर आए हैं। अजय बोला, भाभी, मैं इस बार बहुत ही अनमोल उपहार लेकर आया हूँ, जिसके लिए कितने बच्चे अनाथ आश्रम में रोते ही रहते हैं। इंदु ने आश्चर्य से पूछा, देवर जी, ऐसा कौन सा उपहार है। तो अजय झट से बाहर गया और माँ बाबूजी को लेकर अंदर आ गया। इंदु ने सामने देखा तो गोविंद जी और शांता जी थे। संजय जैसे ही माँ बाबूजी की तरफ आगे बढ़ा, अजय ने एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई संजय के गाल पर जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें इनके ही घर से बाहर निकाल दिया, इनके पैसों से घर लिया, और तो और मैं उनके लिए खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को यह बोझ लगने लगे। अरे शर्म करो, तुम्हारा भी बेटा है, कल को वह किसी कचरे के डिब्बे में या वृद्ध आश्रम में तुम्हें फेंक देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ। सोचो, तुम्हारा तो कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है जो तुम्हारे लिए खड़ा हो सकेगा। और भाभी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत के संग ऐसा कैसे कर सकती हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आई अपने माँ सम्मान माँ बाबूजी के संग ऐसा करते हुए। अगर कोई आपके माँ बाप के संग ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। अरे धिक्कार है आप लोगों पर, जो चंद पैसों के लिए और थोड़ी सी खुशी के लिए भगवान जैसे माँ बाप को रोड पर फेंक देते हैं। अगर माँ बाप भी अपने बच्चों को पैदा करते ही रोड पर फेंक दें तो सोचो उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और भैया, आप माँ बाबूजी की यात्रा के नाम पर आप लोगों ने कितने लाखों रुपए मुझे मंगवा लिए। क्या बात है, कितना तेज दिमाग चलता है आप लोगों का। माँ बाबूजी के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले थे लोग। आप लोग मुझसे भाई होकर क्या सिला दिया है आपने। भैया, अब लालच में आकर इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे एक बार आप ऐसे ही कह देते, मैं आपको ऐसे ही पैसे दे देता, लेकिन पैसों के लिए आप माँ बाबूजी के संग ऐसा व्यवहार करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। लालच में लोग इतने अंधे हो जाते हैं, यह तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अजय ने तुरंत फोन करके पुलिस स्टेशन में संजय के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। 10 मिनट के बाद ही पुलिस घर पर पहुंच गई। संजय ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और यह घर मेरा है, मेरे नाम पर है, तो
मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है। शांता जी आगे बढ़ी और अपने बेटे को जोरदार तमाचा खींचकर लगाया और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम दोनों बेटे मेरे हो। तुम इतने मतलबी कैसे हो गए? हमने क्या कोई कमी रखी थी? अरे तुम्हें 9 महीने मैंने अपनी कोख में पाला था, तुम्हें इतना प्यार और दुलार दिया, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम इतना गिर गए? अरे उस पराए घर से आई लड़की से क्या शिकायत करूं जब बेटा ही मेरा खोटा निकला। अरे अपने बूढ़े माँ बाप को कड़कती ठंड में भूखे प्यासे तड़पता छोड़कर आ गए, तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? अजय बोला, भैया तुम इतने दिन से माँ बाबूजी से मुझसे बातें नहीं करा रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा शक हो रहा था और देखो मेरा शक यकीन में बदल गया। अपने माँ बाबूजी को हरासमेंट के जुर्म में और उनको उनके ही घर से निकालने के जुर्म में पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और अजय अपने माँ बाबूजी को लेकर विदेश चला गया और वहां जाकर उसने एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली और खुशी खुशी उसकी गृहस्थी चलने लगी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अजय ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।